तो प्रपंच से अद्वैत ब्रह्मणि कल्पितत्व अंगीकारात् प्रश्न उठाया कि तात्विक भेद को न स्वीकार करने से, ब्रह्म में प्रपंच का भेद हम मानते हैं, लेकिन वह भेद तात्विक न होने से अद्वैत में कोई विरोध नहीं है। वेदाधिवत अद्वैत अव्याघाता, जैसे आकाश एक होते हुए भी उस उपाधि के कारण से भेद मान लिया जाता है, तो उसी प्रकार से ब्रह्म में भेद मानने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रपंच से अद्वैत ब्रह्मणि कल्पित अंगीकार, क्यों तात्विक भेद नहीं है? क्योंकि जो उपाधि है वह स्वयं तात्विक नहीं है, वो कल्पित है। तदुत्तम सुरेश्वराचार्य ही इस बात को सुरेश्वराचार्य जब वार्तिक में लिखे हैं, अक्षमा भवधक्केयम साधकत्व प्रकल्पने किन्न पश्य संसारम तत्रैव ज्ञान कल्पितम। कहते हैं कि भाई उस ब्रह्म में जो साधकत्व प्रकल्पना कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए क्यों असहनीय हो रहा है? अक्षमा भवतः केयम, कायम अक्षमा, वह यह जो असहिष्णुता असहन आप जो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? जिस ब्रह्म में यह समस्त संसार ही कल्पित है अज्ञान के द्वारा, ऐसे ब्रह्म में साधकत्व साध्यत्व कुछ भी कल्पना कर लो तो इससे क्या घबराने वाली बात है? जो सब कुछ उसमें कल्पित, तो साधकत्व भी कल्पना कर लो तो आपत्ति क्या है? कल्पना कुछ भी करें, ऐसा हम ऊंट का दृष्टांत देते हैं नहीं, तो ऊंट के दृष्टांत में साफ हो जाता है कि भाई जब अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, उसमें से एक छोटे से और नई कल्पना और बात कह भी दिया तो उसमें क्या आपत्ति होना है? दृष्टांत याद है ना ऊंट का? एक बार राजस्थान की बात है, खेती लगी हुई थी। खेती जब लगते है, जब फसल होने लगता है तो मचान बनाते खेती का बीच में, और मचान के ऊपर लोग बैठते हैं और एक टिन बंधा हुआ है, लकड़ी लिए एक बुढ़िया बैठी टिन 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 बजाती थी। तो चिड़िया आ जावे तो बजाती थी, तो बजावे तो सारी चिड़िया उड़ जाए, सारी चिड़िया उड़ जाते थे। एक बार एक ऊंट आ गया, वो अपना खाने लगा, तो वो टिन 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 बजा गया, ऊंट जावे नहीं उस आवाज से। ये ऊंट नहीं आवे तो बड़ा परेशान हुई वो बुढ़िया, जाके जोर से चिल्लाने लगी, उसको पकड़ी, कान में बोलने लगी, शर्म नहीं आता तेरे को? इतना बार मैंने टन 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 बजाए तेरे, इतना हजारों चिड़िया उड़ गए मेरे बजाने से, तू ऐसे क्यों वैसे खड़ा है, खाए जा रहा? वो कहा, अरे बुढ़िया, महाभारत युद्ध में मैं था, मेरे पीठ पर बड़े बड़े नगाड़े रखकर बजाए गए, वो नगाड़े बजते रहे तब मेरे हृदय में कंपन नहीं हुआ, और तेरे डफले से क्या होने वाला है? इस तरह से जिस आत्मा के ऊपर अनंत ब्रह्मांड आए और विलीन होकर चले गए, तो आज एक छोटी सी और कोई कल्पना कोई कर भी देता है तो ब्रह्म का क्या बिगड़ता है? कुछ बिगड़ रहेगा उसका? और कल्पनाएं होने ना, जो चाहे सो कल्पना करो। इसलिए मांडव की कारिका के है ना, मांडव की कारिका, मांडव की परिषद साफ ब्रह्म कहते हैं, ये सारे दर्शन जितना है सब मेरे ब्रह्म में तो कल्पित है। एक और कोई नई दर्शन आ जाए, कोई और नई धर्म भी आ जाए तो क्या आपत्ति है? जिस ब्रह्म में अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, उसमें एक और नया धर्म और कल्पित भी हो जाए, उसे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। उसी पर ये भी बोल रहे सुरेश्वराचार्य जी, साधकत्व प्रकल्पने कायम भवतः क्षमा। एक साधकत्व नाम का चीज हमने इस ब्रह्म में कल्पना कर लिया, उतने से तुम क्यों घबरा रहे हो भाई? किम न पश्य संसारम तत्रैव ज्ञान कल्पितम। क्या तुम्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है उस ब्रह्म में सारा जगत ही अज्ञान से कल्पित है? अतएव प्रपंच का भेद भी ब्रह्म में कल्पित हो जाए तो आपत्ति क्या है? कहने कहता तो ब्रह्म में जगत का भेद की कल्पना कर लिया हमने, तो इसमें क्या ब्रह्म का बिगड़ेगा? अतएव विवरणे, इस विवरणाचार्य जी भी अविद्यानुमाने प्राग व व्यतिरिक्तत्व विशेषणम
अविद्या का अनुमान में उन्होंने क्या किया, प्राग अभाव व्यतिरिक्त तत्व में विशेषण दिया, उन्होंने प्राग भाव को माना। और चित्सुखाचार्य जी भी तत्व प्रतिभिकायाम, तत्व प्रतिभिका चित्सुखी को अविद्या लक्षणे भवतु भावत्व विशेषण संगच्छते, अविद्या का लक्षण उन्होंने, इसलिए अविद्या कैसी है, भाव रूप का भावत्व विशेषण दिया है। अनादि भाव रूपत्व सती ज्ञान निवर्तित्व, या अविद्या का उन्होंने लक्षण किया। अनादि भाव रूपत्व सती ज्ञान निवर्तित्व, ज्ञान के द्वारा निवर्त, यह अविद्या का लक्षण उन्होंने बनाया। उसे इसलिए भावत्व विशेषण दिया। अविद्या को विद्या का प्राग भाव, विद्या का प्रध्वंस भाव, विद्या का अत्यंत भाव या विद्या का अन्योन्य भाव, ऐसा अर्थ नहीं करना, किंतु वो भाव है, ऐसे चित्सुखाचार्य जी ने भी कहा है। अनादि भावत्व सदी ज्ञान निवर्तित्व अविद्यात्म, इस अविद्या का लक्षण भी उन्होंने कहा। अविद्या अनुमान क्या था, वो अभी विवरणकार का अविद्या अनुमान, विवाद गोचरापन्नम प्रमाण ज्ञानम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त स्व विषयावरण स्वनिवर्त स्वदेशगत वस्तंत्र पूर्वकम अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न दीप प्रभावद इत्याकार का विद्या साधक अनुमान है। बहुत लंबा चौड़ा अनुमान है। विवाद गोचरापन्नम, विवाद गोचरापन्नम है आपके इसमें टीका में। प्रमाण ज्ञानम, विवाद का जो विषयभूता प्रमाण ज्ञान कैसा है, वो स्वप्राग भाव से व्यतिरिक्त स्विषय आवरणभूता स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुंत्र पूर्वक होता है। वस्तुंत्र कौन है, वो अज्ञान, अज्ञान पूर्वक ही होता है। क्यों, पहले से वो प्रकाशित नहीं था। अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात्, अप्रकाशित अर्थ का प्रकाशन करने वाला होने से कोई भी प्रमाण जन्य ज्ञान है। और कैसे ज्ञान होता है, अनधिगतार्थ, पहले कहा ना लक्षण क्या था, अनधिगतार्थ, जो पहले से अधिगत नहीं है, वैसे ज्ञान का नाम प्रमा है। यदि अधिगत का भी बोध हो रहा है तो स्मृति है, वो जो पहले से आपको मालूम है उसका दोबारा ज्ञान होगा का मतलब क्या है, वो स्मृति। जो अनधिगत है, अबाधित है, असंदिग्ध है, ऐसे विषय के ज्ञान का नाम ही प्रमा होता है। इसे हमने कहा कि उसे वस्तुअंतर पूर्वकम, क्योंकि अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात्, साध्य पर लंबा चौड़ा दिया उन्होंने, वहां पर विशेषण देखो स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त, क्योंकि आप इतना ही कहें वस्तुअंतर पूर्वकम, इतना ही रखते हैं तो स्वप्राग भाव भी क्या है, वस्तुअंतर। ज्ञान प्राग भाव पूर्वक ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से वृत्ति ज्ञान, इसे प्राग भाव से भिन्न करने का पड़ा, जैसे स्व प्राग भाव व्यतिरिक्त पहला विशेषण देना पड़ा। और वस्तुंतर पूर्वक में एक और चीज आ सकती है, आवरण पूर्वकम। आवरण भंग हुए बिना ज्ञान उत्पन्न होगा क्या, घटावरण को भंग करेंगे तब तो घट का ज्ञान होगा ना। इसे आवरण भी वस्तुंतर है, जो ज्ञान के पूर्व में रहता है। उससे अलग करने के लिए कहा स्व विषय आवरण स्वनिवर्त्य। वह आवरण कैसा है, ज्ञान निवर्ती है। जब तक वृत्ति यहां से नहीं जाएगी वह आवरण भंग नहीं हो सकता। स्वनिवर्ती भी है, स्वदेशगत वस्तुअंतर, लेकिन वह अज्ञान में कहा रहता है, स्वदेश गति है। ऐसा जो वस्तु जो समान देश में रहते हुए ज्ञान का कारण बन, ज्ञान का कारण है, वो उस अज्ञान व अविद्या या आवरण भूता है, उसको नष्ट किए बिना आपको कभी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। सिर्फ वह वस्तुअंतर का ही नाम अज्ञान है, अविद्या है। अंधकार में प्रथमोत्पन्न दीप प्रभा के समान ये होता है। ये अनुमान दिया है कौन, विवरणाचार्य जी ने। और तत्प्रतिपकार का तो अविद्या का लक्षण दे रहे हैं, अनादि भाव रूपत्व स्थिति ज्ञानी वर्तत्व अविद्यात्व, अविद्यात्व मिथ्याकार जो अविद्या का लक्षण है।
अतएव दो भाव पदार्थों का परस्पर भेद होता है। ब्रह्म भी भाव पदार्थ है, अविद्या भी भाव पदार्थ। इसलिए अविद्या और उसका कार्य जगत रूपी भाव पदार्थ का भेद ब्रह्म में कल्पना करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तविक भेद नहीं हो सकता है जब तक दो समान सत्ता, दो वास्तविक वस्तुओं के बीच में ही वास्तविक भेद होगा। जैसे घट और पट दोनों ही समान सत्ता वाला है, घट भी व्यावहारिक सत्ता वाला, पट भी व्यावहारिक सत्ता वाला, दोनों समान सत्ता वाला होता हुआ दोनों भाव पदार्थ होने पर उन दोनों के पीछे रहने वाला अन्योन्य भाव जो भेद है वो वास्तविक भेद होता है, अर्थात व्यावहारिक सत्ता के अनुरूप वास्तविकता से युक्त भेद होता है। जहां ऐसा नहीं है वहां पर वास्तविक भेद नहीं होता कि ब्रह्म सत्य है, जगत पारमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण से समसत्ता को नहीं है, मिथ्या है, वो प्रातिभाषिक सत्ता वाला ही रह जाता है जगत। अच्छा, तो भिन्न सत्ता को के बीच में कल्पित भेद का एक दूसरे का आधार मानने में कोई आपत्ति नहीं है। एवं चतुर्विधानाम अभावानाम योग्यानुपलब्ध्या प्रतीति ही तत्र अनुपलब्धिर मानांतरम। इस प्रकार से चार प्रकार का अभावों की चर्चा हुई। ये चारों अभावों का अनुभव जो होता है उस अनुभूति के पीछे जो प्रमाण है उस प्रमाण का नाम अनुपलब्धि प्रमाण है। योग्यानुपलब्धिया प्रतीति ही, योग्य अनुपलब्धि रूपा जो प्रमाण के द्वारा जो अभावों का प्रतीति हुई है उसका पीछे, उन विषयों का ज्ञान का पीछे कारण कौन है? अनुपलब्धि रूपी प्रमाणांतर ही मानना चाहिए। एवं मुक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यम स्वतएव उत्पद्यते ज्ञायते च। इस प्रकार से उक्त प्रमाणों का प्रामाण्यतः स्वतः ही उत्पन्न होता है और स्वतः ही ज्ञात भी हो जाता है। अब आगे बड़ा लफड़ा का काम है प्रामाण्यता। प्रामाण्यता सबसे कठिन विषय होता है सभी दर्शनों का। कोई भी दर्शन हो उस दर्शन में प्रामाण्यता का विचार ही सबसे मजबूत विचार है। नमः प्रामाण्यवादाय मद कवित्व अपहारिणी, जैसे नैयायिक लोग कहते हैं उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी नमः प्रामाण्यवादाय मत कवित्व अपहारिणी। उपाधि महाव्याधि के समान, कोई भी अनुमान बना उसे उपाधि खड़ा कर देते हैं लोग, इसलिए उपाधि तो महाव्याधि हो गई। और पक्षता, ये एक और बड़ा कठिन काम है। पक्ष को सिद्ध कर लेना, जैसे पर्वतों निमान हम कह देते पर्वत पक्ष है। अब तो कौन सा पर्वत, कौन सा पर्वत पक्ष है? इंद्रिय सन्निकृष्ट पर्वत, ये इंद्रिय असन्निकृष्ट पर्वत, अर्थात पर्वता पक्षता का अवच्छेद क्या होगा? पर्वतत्व अवच्छन पर्वत सकल पर्वत में देख रहे हो, या एक पर्वत जो सामने दिख रहा है उस मात्र में देख रहे हो, या जिस पर्वत में सामने दिख रहा है वन्य की संभावना है उस पर्वत मात्र में तुम अनुमान कर रहे हो? पक्षता का निर्णय बड़ा कठिन काम। आप कह देंगे सीधे इंद्र सन्निकृष्ट पर्वत, ये कह देंगे ना, लेकिन इंद्र सन्निकृष्ट पर्वत में वन्य साम्राज्य के संबंध से है या नहीं है? और वह वन्य भी आप जिस पर्वत में देख रहे हो, क्या पर्वत वन्य को सिद्ध कर रहे हो कि वन्य तो सकल वन्य को पर्वत में सिद्ध करने जा रहे हो? अथवा जो पर्वतीय धूम पक्षधर्मता प्रतीत हो रहा है, तादृश पर्वत धीम निरूपिता पर्वतीय वन्य मात्र को सिद्ध कर रहे हैं आप, तो पक्षता का स्वरूप निर्णय कठिन होता है। इतना हम लोग विचार करते हैं, पर्वत वन्यमान कह देते, काम चला लेते हैं। गहराई में जाओगे तो अनुमान बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पक्षता प्राणघाती नहीं कर दिया। और ये प्रामाण्यवाद है, इसको तो कहते बुद्धि को फेल कर देने वाला। नमः प्रामाण्यवादाय मद कवित्व अपहारिणी, बुद्धि को अपहरण कर दे। इधर कठिन विषय होता है प्रामाण्यवाद, व्युत्पत्तिवाद, प्रामाण्यवाद। ये दो वाद सभी दर्शनों का हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी के समान है, मजबूत। किस दर्शनकार ने किस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया है,
वह प्रत्येक दर्शन का अपनी अपनी व्युत्पत्ति होती है और प्रत्येक दर्शनकार का अपना अपना प्रामाण्यवाद भी है। इसे जब कोई दर्शन की विचार हो रहा है तो ध्यान देना पड़ता है किस दर्शन के बारे में बोल रहे हैं। नहीं है उनके दृष्टि से बात हो रही, फिर उनके दर्शन में क्या है, उन शब्दों की व्युत्पत्ति वो समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, तब पूर्व पक्ष समझ में आएगा और शास्त्र समझ में आएगा। अब यह प्रामाण्यवाद की विचार चलता है उत्पत्ति और ज्ञप्ति। प्रामाण्यता ज्ञान में उत्पन्न होता है और उत्पन्न उस प्रामाण्यता को हम जान लेते हैं, इसलिए उत्पत्तिकृत प्रामाण्यता और ज्ञप्तिकृत प्रामाण्यता वह स्वतः होता है या परतः होता है जानना जरूरी है। ज्ञान उत्पन्न होने के साथ साथ प्रामाण्यता भी उसमें उत्पन्न होती है या नहीं, और उत्पन्न होती है तो स्वतः हो जाती है या किसी अन्य साधनों से उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हुए उस प्रामाण्यता को हम कैसे जान पाते हैं? स्वतः ही हमें ज्ञान हो जाता है उसका या परतः किसी अनुमान आदि से उत्पन्न प्रामाण्यता को हम जान पाते हैं? संवादी प्रवृत्ति हुई तो मैं अनुमान कर लूंगा कि ये मेरा जो प्रज्ञान है वो प्रामाणिक है। अयम घट करके ज्ञान हुआ, फिर बाद में घट को लेने के लिए गया, मुझे घट मिल गया, इसीलिए मेरा ज्ञान प्रामाणिक है। ऐसे प्रवृत्ति अनंतर प्रवृत्ति रूपी बाह्य साधन के आधार पर प्रामाणिकता का आपको ज्ञान हुआ कि प्रामाणिकता स्वतः होता है। इसे प्रामाणिकता का दो तरह से विचार होते हैं, उत्पत्ति को लेकर एक, ज्ञप्ति को लेकर, उसकी ज्ञान को लेकर। और वेदांत मत में दोनों ही स्वतः होता है। उक्तानाम प्रमाणानाम ने प्रमाण जन्य ज्ञान नाम, प्रमाण से तात्पर्य लेना प्रमाण जन्य ज्ञान। 6 प्रकार के प्रमाणों का विचार हुआ है। उन 6 प्रकार के प्रमाणों से जन्य जो प्रमारूपा ज्ञान को प्रमाण से बोल रहे हैं। प्रमीयते असौ इति प्रमाण, प्रमीयते अन्य नहीं लेना यहाँ पर प्रमाण, यहाँ प्रमाण कर दे प्रमारूपाणाम ज्ञानानाम। ज्ञानों के अंदर जो प्रामाण्यता है वह प्रामाण्यता स्वतः ही उत्पन्न होता है और स्वतः ही ज्ञात भी हो जाता है। स्वतः एव उत्पद्यते स्वतः एव च ज्ञायते। अब अलग अलग मतों का अलग अलग विचार है यहाँ प्रामाण्यता को लेकर के। नैयायिक लोग अपना अलग बोलेंगे, मीमांसक मुरारी मिश्र का मत अलग है, प्रभाकर मिश्र का अलग है, भाट मत अलग है, सबका अलग अलग मत है। कोई कहेगा अनुमान से मैं जान लूंगा, कोई कहता है प्रत्यक्ष हो जाता है लेकिन बाद में हो जाता है वो, कोई कहता है नहीं भाई ज्ञातता नाम की चीज उत्पन्न होगी, वो ज्ञातता से मुझे जानकारी होती। भाट मत में अलग अलग मत है। बौद्ध लोग दोनों को ही परतः मानते हैं कि अनुमानवादी है ना वो। सिर्फ ज्ञान में जो प्रामाण्यता है वह उत्पत्तिकृत भी परतः है और ज्ञायते भी जाति ज्ञप्तिकृत भी परत ही है। दोनों ही परत मानने वाले भी हैं। एक स्वतः दूसरा परतः। उत्पत्ति स्वतः होता है लेकिन जाना जाता है अनुमान आदि से परत होता है। कुछ होते नहीं उत्पन्न होता है साधनों से परतः इंद्रिय आदि के कारण से, लेकिन जाना जाता है स्वतः से। ज्ञान के साथ साथ उसकी प्रामाण्यता भी स्वतः ही हो जाती है। उत्पत्ति में परतः, ज्ञप्ति में स्वतः। कुछ ना दोनों ही स्वतः ही होता है। उसे वेदांत मत है दोनों ही स्वतः होता है। अब इसको जानना पड़ेगा फिर स्वतः प्रामाण्यवाद का मतलब क्या है। स्वतः प्रामाण्यवाद का लक्षण समझना चाहिए। वैसे पूर्व एक बात और कह रहे, तथा ही स्मृत्यनुभव साधारणम संवाद प्रवृत्ति अनुकूलम तद्वै तत्प्रकार ज्ञानत्वम प्रामाण्यम। प्रामाण्यता सामान्य का लक्षण कर रहे हैं। प्रामाण्यता का लक्षण क्या है? यह स्मृति और अनुभव दोनों में विद्यमान है। कि यथार्थ स्मृति भी होती ना, इसे स्मृति अनुभव साधारण और संवादी प्रवृत्ति के अनुकूल, संवादी प्रवृत्ति के अनुकूल तत्वती में जो तत्प्रकार का ज्ञानत्व है उसी का नाम प्रामाण्यता। ज्ञान में जो आप तत्वती तत्प्रकार के ज्ञानत्व का अनुभव कर रहे हैं
वही प्रामाण्यता। और तद्वती में जो तत्प्रकार, तद्वत में जो तत्प्रकार का अनुभव कर रहे हो, तद्वत में जो तत्प्रकार का अनुभव कर रहे हो, वह अनुभव या तद्वत में जो तत्प्रकार स्मृति हो रही है वह स्मृति, ये दोनों ही संवादी प्रवृत्ति अनुकूल होनी चाहिए। तब उस ज्ञान में हम प्रामाण्यता मानते हैं, नहीं तो नहीं। और वह प्रामाण्यता जो स्मृति अनुभव सर्वसाधारण है, संवादी प्रवृत्ति के अनुकूल है, तद्वत में तत्प्रकार का ज्ञानत्व रूपा प्रामाण्यता, वह प्रामाण्यता तच्च ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम, वह ज्ञान सामान्य का जो सामग्री है उसके द्वारा ही होता है। क्योंकि हम प्रमा सामान्य की प्रामाण्यता की चर्चा कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमा की चर्चा नहीं है, अनुमिति प्रमा की एक की नहीं चर्चा हो रही है। प्रमा सामान्य में प्रामाण्यता सामान्य की चर्चा, और जब प्रमा सामान्य की बात आ गई तो अब कोई विशेष सामग्री नहीं ले सकते, ना व्याप्ति ज्ञान बोल सकते हो, ना इंद्रियां बोल सकते हो, ना सादृश्य ज्ञान कह नहीं सकते कि एक विशेष सामग्री का नाम नहीं ले सकते। कि प्रत्यक्ष प्रमा का सामग्री अलग है, अनुमिति प्रमा का सामग्री अलग है, उपमिति प्रमा का सामग्री अलग है, शाब्दी प्रमा का सामग्री अलग है, अर्थापत्य अनुपलब्धि सबकी प्रमा का सामग्री अलग अलग होती है। लेकिन जो प्रमा सामान्य की चर्चा होता है, प्रमा सामान्य का भी कोई सामग्री होता है, इसे कहते हैं ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम। ज्ञान सामान्य जो सामग्री माने ज्ञान सामग्री मात्र जन्यत्व, तब ज्ञान सामग्री मात्र भी नहीं कह सकते, किंतु ज्ञान सामान्य सामग्री कहना, ज्ञान सामान्य सामग्री कहना ज्ञान सामग्री मात्र कहने में बहुत अंतर है। क्योंकि एक स्थिति तक ब्रह्म ज्ञान में प्रामाण्यता उत्पन्न हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो भी प्रामाणिक हो जाता है। जो शुरू में तत्वमसि ज्ञान हुआ ये भी ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि वाकई में न तत्व में ये भी जो है अज्ञान काल में आप तुम अपने आप को मान रहे हो तो तत् कह रहा हूं दूसरे को, उसको, और उन दोनों में अभेद की कथन करके आपको अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए तत्वमसि वाक्य प्रयोग हुआ है। ये वाक्य अपने आप में अज्ञान का कार्य है, सारे उपनिषद अज्ञान के कार्य है, केवल एक वाक्य नहीं। कहीं से बड़ा चिंता विषय बढ़ जाते हैं वेदांत में, अज्ञान समसत्ताक है ये सब। यावत काल अज्ञान है तावत काल पर त्वम और तत् दो हम बोल रहे हैं, और उनका अभेद कह रहा हूं तत्वमसि से, और जितना अभेद हो जाए उसके बाद कहां रहेगा, न त्वम है न तत् है, आप ही आप है। इसलिए नारद जी जब पूछे ब्रह्म कहाँ है तो भूमा कहाँ है, स्वयं महिमनी, वो अपनी महिमा में है। अपनी महिमा क्या होगी, अपनी महिमा क्या है, आपको अपनी महिमा पता नहीं है, स्वयं तो इसीलिए वहां जाने के बाद यत्र तो सर्वम आत्मभूत तत्र केन कम पश्येत्, इसलिए वहां तक के पूर्व में जब कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या, वो भी वाक्य इसीलिए अज्ञान पर की है, लेकिन वह भी अज्ञान कालीन वह वाक्य जन्य ज्ञान परोक्ष होता हुआ आपका परोक्ष अनुभूति तक ले जाने की क्षमता रखता है तो भ्रम तज्जन्य प्रमाज्ञान हो रहा है। इसलिए कहते हैं हमें ज्ञान सामान्य सामग्री जन्य मानना पड़ेगा प्रामाण्यता को। ज्ञान सामान्य सामग्री में किंचित दोष विशेष भी साथ में रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा दोष भी नहीं होना चाहिए जिसे एकदम भ्रम ही हो जाए, ज्ञान भी भ्रमात्मक हो। विचार उठाएंगे सब यहां पर विस्तार रूपेण, कैसे फिर पूर्व पक्ष का फिर अप्रमा भी प्रमा हो जाएगा, सारी अप्रमा प्रमा हो जाएंगी, ऐसे भी पूर्व पक्ष आरोप लगाएगा। अभी देखिए अभी
तच्च ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम न तो अधिक गुणमपि अपेक्षते। अधिक गुण मने अधिक कारण, असाधन कारणों को, इंद्रियादि जो तत्त प्रमा का विशेष जो कारण है उन कारणों की अपेक्षा नहीं है। न तो अधिक गुणम अपि, गुणम गट्टी का क्या क्या बोल रहे हैं? गुणम सन्निकर्षादि रूपम। सन्निकर्ष क्या है? एक गुण विशेष है, इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग हो गया, उसको सन्निकर्ष कहते हैं। संयोग सन्निकर्ष गुण है ना, संयोग, इसे कहते हैं गुणम, गुणाधिकम कह दिया उन्होंने। न तो अधिक गुणम अपि अपेक्षित है, गुण से तात्पर्य असाधारण कारण जो कि सन्निकर्ष इंद्रिय आदि, इनकी अपेक्षा नहीं है। प्रमा मात्र अनुगत गुणाभावात, क्योंकि प्रमा मात्र में केवल एक कोई सामान्य कारण को आप इनमें से भी जो सन्निकर्ष आदि किसी एक सामान्य कारण को ढूंढ नहीं सकते। फिर प्रमा मात्र का सामान्य कारण कौन है, ये विचार होगा ना। प्रमा सामान्य का कारण कौन है? प्रमा का जो सर्व सामान्य सामग्री, इंद्रिया नहीं है, वृत्ति, बिल्कुल ठीक, वृत्तियां ही सर्वसामान्य सामग्री है। और वो वृत्तियां इंद्रियों के माध्यम से विविधता को प्राप्त कर रहे हैं। अंतःकरण रूप में भी विषय को लेकर निश्चयात्मिका हो गई तो बुद्धि नाम रख दिया, संशयात्मिका हो गई तो मन नाम रख दे रहे हो। इंद्रिय आदियों की वजह से या विषय के वजह से वृत्तियों में भेद की व्यवस्था होता है, अन्यथा वृत्तियां प्रमा सामान्य का सामान्य सामग्री है। बुद्धि तो वृत्ति विशेष का ही नाम है। निश्चयात्मिका वृत्तिर बुद्धि, ये तो काम है। इसे बुद्धि भी एक वृत्ति विशेष हो गई, हम उस विशेष को भी छोड़ दे रहे हैं और वृत्ति सामान्य के नाम ले रहे हैं। वही प्रमा सामान्य के प्रति सामान्य सामग्री होगा, और वही वृत्ति उस प्रमा की प्रामाण्यता को भी बोध करा। इसे कहते ज्ञान सामान्य सामग्री कौन है? वो वृत्ति सामान्य तत्प्रयोज्य ही प्रामाण्यता का बोध होता है, ज्ञानगत प्रामाण्यता। और क्यों ज्ञान भी कौन पैदा कर रहा है? वृत्ति तो कर रहा है। वृत्ति ज्ञान है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, जिसे प्रामाण्यता की विचार कर रहे हो वो क्या है? वो वृत्तिजन्य ज्ञान है, वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य वो। क्यों? इसलिए कि न तो अधिगुणम अपेक्षित है, क्यों? प्रमा मात्रे अनुगत गुणाभावात, कि प्रमा सामान्य में एक अनुगत अमुक सन्निकर्ष से सकल प्रमाएं पैदा हो जाएगी, नहीं कह सकते। लेकिन नैयायिक लोग कहते हैं आत्मन संयोग सकल प्रमा के प्रति सर्वसाधारण कारण है। हमारे यहाँ आत्मन संयोग तो कारण है ही नहीं, किसी भी प्रमा के प्रति आत्मन संयोग कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन हमारे मत में इंद्रिय ही नहीं, तो उसका संयोग कहां से आएगा? मन तो एक वृत्ति विशेष है। इसलिए हमारे यहाँ जो है वेदांत मत में कहना इनका है, कोई एक ऐसा सामान्य कारण सकल प्रमाओं में व्याप्त होने वाला सन्निकर्ष आदियों में से किसी एक को आप कथन नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होगा? वो जो वृत्ति अनेक रूपता को प्राप्त करके अपने भिन्न भिन्न रूपों के कारण से भिन्न भिन्न प्रमाओं के प्रति कारण बन रही है, वह वृत्ति सामान्य को ही सकल प्रमा के प्रति कारण मानना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो सन्निकर्ष आदि हैं वे क्या है? वो तत्त प्रमा के प्रति तत्त विशेष असाधारण कारण। इसलिए कहते आगे ना भी प्रत्यक्ष प्रमायाम भूयो अवयवेन्द्र सन्निकर्ष। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा में भी विचार किया जाए, वहां उस प्रत्यक्ष प्रमा के अंदर विद्यमान जो प्रामाण्यता को कौन पैदा करता है? सन्निकर्ष। कहते कौन सा सन्निकर्ष करेगा? भूयो अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष। जिस घट को मैं देख रहा हूं उस घट का अधिकाधिक अवयवों का इस चक्षु के साथ सन्निकर्ष हो जाने पर ही घटगत ज्ञान, घट का ज्ञान और ज्ञानगत प्रामाण्यता का उत्पत्ति माना जाएगा क्या?
कहते ना, ये नहीं हो सकता। यदि ऐसे मानोगे, द्रव्यगत प्रत्यक्ष के लिए तुम व्यवहार कर सकते हो, अवयव का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो गया। जब रूप का प्रत्यक्ष करोगे तो रूप में अवयव होते हैं क्या? रूप का प्रत्यक्ष होता है, और नैयायिकों के मत में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है कि आत्मा सावयव है। उनके मत में भी सावयव नहीं है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण सामान्य के प्रति अवयव सन्निकर्ष, अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष को कारण कैसे मान सकते हो? क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाण कोटि के अंतर्गत रूप प्रत्यक्ष भी है, आत्म प्रत्यक्ष भी है। वहां पर तुम्हारे कारण सामग्री नहीं रहा, कार्य उत्पन्न हो गया। फिर बिना कारण का कार्य उत्पन्न हो जाएगा क्या? अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष रूपा कारण के बिना आपको रूप का प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि रूप निरवय है, आत्मा निरवय है। इसलिए भूयो अवयवों का इंद्रियों का सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न होती है, यह कहना ही गलत होगा कि नहीं हुआ? इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में भी भूयो अवयवों का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होना रूप कारण को नहीं माना जा सकता। नापि भूयो अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष कथम रूपादि प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष तद अभावात्। रूपादि के रूप नहीं, रूपादि कोई भी गुण का प्रत्यक्ष होगा। गुण कोई भी सावयव नहीं होता है ना। क्रिया का प्रत्यक्ष होता है कि क्रिया सावयव होते हैं। इसे कहते हैं रूपादि प्रत्यक्ष में यह कारण नहीं रह जाता है, और आत्म प्रत्यक्ष में उनकी दृष्टिकोण से, न्याय को दृष्टिकोण से भूयो अवयवों का इंद्रिय से सन्निकर्ष के नाम का कारण नहीं रहता है। और ऐसे विस्तार देखा गया, आदमी बीमार है, जॉन्डिस हो गया है, पी लिया, तो अवयवों के साथ, भूयो अवयवों के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होने के बावजूद भी तो क्या दिख रहा है? पीता शंख बोलता है। शंख भी पीला नहीं होता, लेकिन उसको क्या देख रहा है वो? जबकि सम्यक अवयव सन्निकर्ष है, शंख के पूरे अवयवों के साथ उसकी इंद्रिय का सन्निकर्ष होने के बाद भी वो क्या बोलेगा? पीत शंख ही बोलेगा, दोषवशात। अतएव के प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रति आपका जो कारण गड़बड़ हो गया ना, एक कारण नहीं है, कार्य उत्पन्न हो रहा है, प्रमा उत्पन्न हो गई, और कई कारण रहते हुए भी प्रमा उत्पन्न नहीं हो रहा। पीत शंका में कारण है, भूयो अवयव का इंद्रिय सन्निकर्ष रूपी कारण कर रहते हुए भी पीत शंकर में भ्रांति हो गई, प्रमा नहीं हुआ। सत्य पितस्मिन पीत शंक प्रत्यक्ष प्रमत्वात्, पीत शंक प्रत्यक्ष से भ्रमत्वात्। अतएव इसीलिए एक और बीच बात कह रहे, संलिंग परामर्शादिकम अपि अनुमित्यादि प्रमायाम न गुणाः। संलिंग माने सतलिंग माने सत्यलिंग, लिंग भी है ना, असद्धेतु सदहेतु, सलिंग माने सद्धेतु, सदहेतु भी कारण है, अनुमिति के प्रति भी नहीं कह सकते आप। परामर्श को भी आज से व्याप्ति क्या ले लेना, योग्यता ले लेना, इनमें से किसी को भी अनुमति आदि प्रमाणों के प्रति मुख्य गुण, मुख्य कारण नहीं मान सकते, क्योंकि असतलिंग परामर्शादि स्थले अपि विषय अबाधेन अनुमित्यादि प्रमात्वात्। तो असत हेतु का प्रयोग कर रहा है आदमी, असत हेतु के द्वारा प्रयुक्त अनुमान में असत परामर्शी होगा। ये हेतु असत है तो परामर्श भी असत, व्याप्ति भी असत, उन सब के द्वारा लेकिन क्या हो रहा है? विषय का अबाध है न, विषय का बाध न होने के कारण से अनुमित्यादि है प्रमात्वात्, अनुमित्यादि प्रमा उत्पन्न हो जाता है। यह असत हेतु का तात्पर्य गौरव हेतु भी ले लेना, गुरुधर्मावच्छिन्न हेतु भी ले लेना। जैसे कहीं घटो रूपवान कह सकते थे, क्या घटो द्रव्यम रूपवत्वात्, घटो द्रव्यम रूपवत्वात्, ऐसे जब हो सकता है। आप कहेंगे नहीं घटो द्रव्यम नील रूपवत्वात्। नील रूपवत्वात् क्यों कह रहे हो? ये गुरुधर्म हो गया, ये असत हेतु है। लेकिन घट में द्रव्यत्व इसके द्वारा सिद्ध किया हुआ, जो द्रव्यत्व का बात होगा क्या?
यानी इस असत हेतु के द्वारा गुरुधर्मावच्छिन्न असत हेतु के द्वारा उत्पन्न घटोद्रव्य में ज्ञान का बाद न होने से घटोद्रव्य में ज्ञान तो प्रमा है, भले असत हेतु से पैदा हुआ। इसे गुरुधर्मावच्छिन्न है। जैसे मान जब कहीं पर हो सकता है ऐसे अनुमान शायद दे रहे, पृथ्वी को लेकर के देंगे शायद। गंध व्यापी पृथ्वीत्वान पाषाण, क्या बना रहे देखो, पाषाण पृथ्वीत्वान। पाषाण कैसा है? पृथ्वी है। पाषाण क्या है? पृथ्वी है। पत्थर पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि गंध व्याप्य प्रतित्वत्वात्, गंध का व्याप्य प्रतित्व, केवल प्रतित्व कहने से भी काम चल जाता, गंध व्याप्य कहने का जरूरत है। इत्याकार का सलिंग परामर्श है। सत्यपि गंध प्रागभावच्छेदेन, कोई अनुमान क्या कर दिया, उससे भी काम से छोड़ करके एक और हेतु बना देगा, गंध प्रागभावच्छेदन अनुमान करेगा। कैसा अनुमान कर रहा है? प्रागभाव को लेकर के अनुमान करता है, जो ऐसे स्थलों को लेकर के जब गुरुधर्मावच्छिन्न असत हेतु का प्रयोग कर रहा है, उससे भी प्रमा ही उत्पन्न हो जाता है। यही तो हमारी भी है ना, जितने भी वाक्य ये अपने आप में मिथ्या है, चाहे हम ब्रह्मास्मि है, चाहे तत्त्वमसि है, जो भी है वाक्य क्या है? मिथ्या है ना। शब्दात्मकत्व, जो शब्द है वो मिथ्या है। ये शब्द जगत के अंतर्गत है, वाक्य भी जगत के अंतर्गत है। जब जगत मिथ्या है तो वाक्य भी मिथ्या है, शब्द भी मिथ्या है। एवं मिथ्या शब्द भी, असत शब्द भी सत्यानुभूति करा देता है। इसे भी कोई कहेंगे वाक्य जन्य होने मात्र से वह प्रमा मिथ्या हो जाएगा क्या? ब्रह्मानुभूति ही प्रमा, असत वाक्य जन्यत्वेपि, असत वाक्य जन्य है ना वो, तो कोई कह सकता है, लेकिन ब्रह्मानुभूति ही अप्रमा असत वाक्य जन्यत्वात् कह सकता है ना। हाँ, अप्रमा अनुभूति अलग चीज है, प्रमा का जो विषय है वो तो अज्ञान निवृत्ति है ना, उसका विषय नहीं। प्रमा का भी काम क्या है? प्रमा जो प्रमा भी तो विषय अज्ञान को तो निवृत्त कर रहा है। अनुभूति ब्रह्म संबंधी अज्ञान को निवृत्त कर रहा है। अनुभूति को प्रमा को तो पर्यायवाची है कि यद प्रमा तदेव चैतन्यम, यद अनुभूति तदेव चैतन्यम। जो यथार्थ ज्ञान है उसी को अनुभूति कह रहे हैं। हाँ, और क्या? अनुभूति आपका स्वरूप है, वही यथार्थ है, वही प्रमा है। इसे तो वेदांत में शुरू में क्या लक्षण है? प्रमा तो चैतन्यमेव। इसे कहता है ब्रह्मानुभूति कहो, ब्रह्म ज्ञानम कहिए, ब्रह्म प्रमा कहिए। उसको पक्ष में करके उसको कहेगा, साथी क्या करेगा? उसको अप्रमा कह देगा उसको। क्यों? असत वाक्य जन्यत्वात् या मिथ्या वाक्य जन्यत्वात्। ये अनुमान को मान लेंगे आप। ब्रह्माकार वृत्ति भी तो निवृत्त होती है ना। ब्रह्माकार वृत्ति भी, वृत्ति से काम कर रहे, सीधा अनुभूति की बात ले रहे, सीधे वृत्ति की बात ही नहीं हो रही है, स्वरूप की बात हो रही है। ब्रह्म स्वरूप होता है जो ज्ञान है, क्या है वो स्वरूप? क्या ज्ञान है ना, प्रमा है ना वो। स्वरूप जो ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है ना। वृत्ति का वृत्ति है तो फिर प्रमा कहाँ है? हो गया अनुभूति कहाँ हुई? अनुभूति स्वरूप हम वृत्ति के तो भेद है ना प्रमा ना। यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान, वृत्ति दो के दो। वो तो व्यावहारिक सत्ता की बात छोड़िए आप, हमसे पारमार्थिक में बोल रहे हैं। तुम्हारे पारमार्थिक ब्रह्मा अनुभूति प्रमा है या नहीं? प्रमा है। तो फिर वो कैसे उत्पन्न हुआ? तो फिर असत वाक्य से उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? और वो जो वृत्ति उस प्रमा को अप्रमा सिद्ध कर रहा है अनुमान से। क्यों? असत वाक्य जन्यत्वात्, अनाप्त वाक्यवत। अनाप्त वाक्य जन्य ज्ञान क्या होता है? मिथ्या होता है ना, झूठा होता है कि नहीं होता? अप्रमा होता है। क्या अनाप्त वाक्य क्या है? असत वाक्य। तज्जन्य ज्ञान को अप्रमा मानते हो ना, उसको दृष्टांत बना देंगे। तब आपको कहना पड़ता है वहां पर बाधित होता है वो, और यह विषय बाधित नहीं होता है, स्वरूप का बात नहीं होता है। वहां असत वाक्य जन्य ज्ञान का जो विषय था वो बाधित हो गया। उसने कहा नदी के पंचफलानि संति, वहां गए तो विषय नहीं है, पंचफल है नहीं, बाधित हो गया। वो बाधित होता है। और यहाँ
अबाधित हो रहा है। इसलिए असल लिंग जन्य ज्ञान भी प्रमा हो जाता है जब तक वह विषय बाधित न हो। यही हम बताना चाह रहे हैं, तो वेदांत में हमारे अनुकूल पड़ेगा। असत वाक्य वाले जन्य है हमारे ब्रह्म प्रमा, लेकिन वो अप्रमा नहीं है, प्रमा ही है। क्यों? हमारे उसे ठीक विरुद्ध है, तुम क्या देंगे? अबाधितत्वात्। ब्रह्म प्रमा प्रमा भवति अबाधित विषयत्वात्। सत प्रतिपक्ष अनुमान कहेंगे ब्रह्म प्रमा अप्रमा असत वाक्य जन्यत्वात् अनुमान करता है। हम कहेंगे ब्रह्म प्रमा प्रमायु भवति कथम? अबाधित विषयत्वात्। ये सत प्रतिपक्ष देना है। इसी को इन्होंने बहुत सुंदर शब्द में कहा ना, क्या कहा इन्होंने भी? जब तक बाधित न हो, ये तो कहा ना, विषय अबाधेन अनुमित्यादि प्रमात्वात्। असत लिंग के द्वारा उत्पन्न अनुमिति भी प्रमा हो जाएगी। कब? अबाधित विषयत्वेन। विषय अबाधेन माने अबाधित विषयत्वात्। ये हेतु दे रहे हैं आपको। इसलिए असल लिंग का दृष्टांत हमने दिया। गंध प्रागभाव अच्छेदेन कोई अनुमान करना चाहता है, वह अनुमान के असल लिंग हो जाते हैं उनके तौर पर। लेकिन घटो द्रव्य में जो ज्ञान हुआ है वो तो प्रमा ही रहेगा। न चैवम अप्रमा भी प्रमा सत। देखो उठाए ना, फिर तो सारी अप्रमाओं में ऐसे में कह सकता हूं और प्रमा हो जाएगा सारे के सारे। फिर अप्रमा नाम का चीज भाग ही नहीं रह जाएगा व्यवहार में भी। कहते ऐसा नहीं है। न चैवम अप्रमा प्रमा सत। क्यों? ज्ञान सामान्य सामग्री विशेषात। क्यों? वो अप्रमा भी ज्ञान सामान्य सामग्री रूपा वृत्ति से ही तो पैदा है ना, भ्रांति भी। इति न च वाच्य। इतना और विषय जोड़ दूंगा उसमें। दोषाभाव से हेतुत्व अंगीकार। दोषाभाव को हित में जोड़ दो। जैसे पहले भी सब जोड़े ही हम। दोषाभाव तो हमेशा जोड़ना पड़ता है। निद्रा आदि दोष दिया था ना, उन दोषों के बिना स्वप्न आदि में भी घटेगा नहीं। इसे सर्वत्र में दोषाभाव को विशेषण और योग्यता वर्तमान काल ये सब जैसा अन्यत्र प्रत्यक्ष विशेषण बनाया, यहां पर भी दोषाभाव को विशेषण बनाना ही पड़ेगा। दोषाभावस्यापि हेतुत्व अंगीकारात्। फिर तो दोषाभाव को निश्चय कौन करेगा? प्रामाण्यता के लिए कोई भी ज्ञान उत्पन्न हुआ वह प्रमा है या नहीं निश्चय कर रहे हैं हम। प्रामाण्यता ही थे ना, अमुक ज्ञान मेरा प्रमा है। क्यों? वो प्रामाण्यता है उसमें। प्रामाण्यता तय कैसे होगा? क्योंकि वो दोष जन्य नहीं है। जैसे शुक्ति में रजत ज्ञान हुआ, लेकिन उस ज्ञान में प्रामाण्यता नहीं है। क्यों? क्यों? दोष जन्य है। इदम रजतम जो ज्ञान पैदा हुआ वो दोष जन्य है ना। बाद में अपने जब गया विसंवादी प्रवृत्ति हुई तब निर्णय हो गया भाई चाकचक्य दोष के कारण से इदम रजतम ज्ञान हुआ था। और आपको घट को देखा एम घटक ज्ञान हुआ। इस ज्ञान में प्रामाण्यता इसलिए बात संवादी प्रवृत्ति के अनुकूल थी। गए तो घट मिल गया तो निर्णय हो गया मेरा जो ज्ञान किसी प्रकार से दोषजन्य नहीं है। दोष कुछ भी हो सकता है, कहीं चाकचक्य है, कहीं मंदांधकार है। जिस रज्जु में सर्प दिखा तो मंदांधकार मानते हैं ना। कहीं स्वतः का निद्रा आदि भी है, प्रमाद भी है। कहीं दारू पी लिया है, दारू ही वहां दोष आ गया है, तभी उसको उल्टा उल्टा दिखता है, उल्टा उल्टा बोलता है। तो दोष कुछ भी हो सकती है। निर्भर होता है कौन सी ज्ञान पे भी। उस ज्ञान के अनुरूप हमें दोष का भी निर्णय लेना पड़ता है। शुक्ति ज्ञान हुआ है, शुक्ति में रजत ज्ञान हो रहा है, वहां दोष चाकचक्य आदि। रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ है, वहां दोष मंदांधकार आदि। स्वप्न हुआ उसमें दोष निद्रा आदि। इस तरह से हम जीव हैं, मनुष्य हो इत्यादि जो भ्रांति हुआ है इसका कारण दोष अज्ञान अविद्यादि दोष। से कोई भी ज्ञान है उस प्रामाण्यता का निश्चय तब होता है जब यह निश्चय हो जाए कि यह ज्ञान जो मेरा उत्पन्न है वह किसी दोष से प्रभावित नहीं होकर के उत्पन्न है, दोषाभाव जन्य है। तो पूर्व पक्ष पकड़ता है दोषाभाव का निर्णय कौन करेगा? दूसरा करेगा ना, अनुमान आदि से। अभी संवादी प्रवृत्ति नहीं है, संवादी प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति ऐसे अपने अन्य उनसे जाना, फिर तो परत प्रामाण्यवाद आ जाएगा।
वे कहता है न चैवम परतस्तम, फिर तो परत प्रामाण्यवाद आ जाएगा कि दोषाभाव का निर्णय कौन करेगा। स्वतः ही दोषाभाव का निर्णय हो जाता, ज्ञान हुआ, ज्ञान में प्रामाण्यता भी पैदा होगी और प्रामाण्यता दोषाभाव जन्य है, यह भी स्वयं ने उत्पन्न कर देगा क्या? स्वयं सारा कर लेता है कि दोषाभाव है या दोष है, यह दूसरे से निर्णय करते हैं। अनुमान आदि से दूसरे का मतलब कि प्रवृत्ति हुआ या अनुमान है, किसी अन्य तरीके से तो करना पड़ेगा, इसे दोष है या नहीं निर्णय। जब अन्य साधनों से दोषाभाव का निर्णय या दोष का निर्णय कर ले रहे हो, इसका तो प्रामाण्यता पर के अधीन हो गया, अतः परथ प्रामाण्यवाद हो जाएगा, आपकी स्वतः प्रामाण्यवाद वेदांत सिद्धांत नष्ट हो गया। न चाहिए दोषाभाव को मैं कारण कोटि में रख दिया, इतने मात्र से परथ प्रामाण्यवाद की स्थिति नहीं होगी।